हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। दोस्तों, इसका जो पहला नंबर का चैप्टर है वो है मैटर यानी पदार्थ। फिर जो सेकंड नंबर का चैप्टर होगा वो होगा एटम एंड मॉलिक्यूल यानी परमाणु एवं अणु। फिर उसके बाद में आप लोगों के से चैप्टर आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो इसका पहला चैप्टर है, जो इसका बिल्कुल बेसिक है, वो है मैटर यानी पदार्थ। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर पदार्थ क्या है। दोस्तों, अगर आप अपने आसपास घूम के देख लो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे आप अपने अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पास में हो सकता है आपको टेबल मिले, पेन मिले, ठीक है, पानी का ग्लास रखा हो, मिट्टी है, हवा है आपके चारों ओर। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये मैटर है, क्या ये पदार्थ है क्या? तो देखिए दोस्तों, मैटर एक्चुअली में ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें बहुत सारा मैटर है। सर, मैटर को मैं पहचानूं कैसे? देखिए, मैटर हम लोग उसको बोलेंगे जिसका कुछ मास हो, यानी जिसका कुछ द्रव्यमान हो, ठीक है। ठीक है, जिसका कुछ मास हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, एंड दैट टेक्स अप स्पेस, और जो कुछ जगह घेरता हो, यानी जिसका कुछ आयतन हो। जैसे आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, ये जो पेन है, क्या ये एक मैटर बोल दूं, क्या इसको पदार्थ बोल दूं? क्या हाँ सर, इसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, कुछ भी। और क्या ये कुछ जगह घेर रहा है क्या? जैसे जब मैं अपने हाथ पे रख दूंगा इस पेन को, तो क्या इसने कुछ जगह घेर ली क्या? कैसे पता पड़ा जगह घेर ली? क्योंकि अब उस जगह पे मैं कुछ और नहीं रख सकता, क्योंकि उस जगह पर मैंने पेन को रख दिया है, इसने कुछ जगह घेर ली है। कितनी जगह घेरी है दोस्तों? जितना इसका आयतन था, जितना इसका वॉल्यूम था, ठीक है। तो कुल मिला के वह सभी जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, मास होता है, तथा जिसका कुछ वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, उसे आप लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। सर, एग्जांपल बताइए इसका। जैसे पानी, आपने सुना होगा पानी 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो। पानी का कुछ आयतन भी होता है, समझ में आ गया? तो पानी इसका एग्जांपल है। दोस्तों, एयर भी इसका एग्जांपल है ना। मृदा, सॉइल, मिट्टी जो है वो भी मैटर यानी पदार्थ का ये एग्जांपल है। गोल्ड भी इसका एग्जांपल है, कुर्सी भी इसका एग्जांपल है, किताबें भी इसका एग्जांपल है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर मैटर मतलब सब कुछ ही मैटर है। नहीं दोस्तों, कुछ आपको लग रहा है कि वो मैटर है, वो मैटर नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं, आपके माइंड के थॉट यानी जो विचार है, क्या वो एक मैटर है क्या? नहीं सर, वो एक मैटर नहीं है, वो एक पदार्थ नहीं है। सिमिलरली एनर्जी, एनर्जी क्या एक मैटर है क्या? नहीं सर, वो मैटर नहीं है, वो पदार्थ नहीं है, ठीक है। आइए बात समझते हैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जितने भी मैटर होता है, जितना भी पदार्थ होता है ना, वो आप लोगों को अलग अलग अवस्था में मिल सकता है। कुछ पदार्थ होंगे जो आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है, ठोस अवस्था में मिलता है। जैसे यहां पर आप लोग देखोगे पेन क्या है, ठोस अवस्था में, सॉलिड
स्टेट में, कुछ पदार्थ होता है दोस्तों जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है, कुछ पदार्थ होता है आप लोगों को जो गैसियस स्टेट यानी गैस अवस्था में मिलता है। सर क्या केवल पदार्थ की 3 ही अवस्था होती है कि नहीं दोस्तों, पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है, एक सॉलिड यानी ठोस, एक तरल अवस्था, एक गैस अवस्था, एक प्लाज्मा अवस्था और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सर बाकी के 2 अवस्था के बारे में नहीं बता रहे क्या? बिल्कुल, 5 के बारे में पढ़ेंगे। अभी इन तीनों के बारे में समझो, क्योंकि ये तीनों जनरली जो भी पदार्थ होता है वो आपको 3 ही स्टेट में मिलता है। हमारे आसपास में जितना भी आप लोग देख पा रहे हो, या तो ठोस अवस्था में मिलेगा, या तरल में मिलेगा, या गैसीय अवस्था में मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को जो भी पदार्थ होता है ना, पहले उसकी मैं कुछ विशेषता बताता हूं, फिर बात करेंगे सारी स्टेट की, सारी अवस्था की डिटेल में, इस अवस्था और इस अवस्था में क्या अंतर है, सब कुछ बात करेंगे। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैटर का मैं स्वरूप बताता हूं, उसकी नेचर क्या होती है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, मैटर जो होता है ना, पदार्थ, वो क्या होता है? वो पार्टिकल्स यानी कणों से बना होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें इस पेन की, तो ये जो पेन है ये भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। सिमिलरली बात करें पानी की, पानी भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। बात करें दोस्तों मिट्टी की, मिट्टी भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। आ रही है बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे तरल अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पदार्थ तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। बस एक चीज मैं बता दूं आपको, जो ठोस अवस्था में अगर कोई मैटर है तो उसके पार्टिकल जो होते हैं वो काफी पास होते हैं, काफी पास होते हैं। और जब तरल अवस्था में जो कोई पार्टिकल्स होता है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। और गैसीय अवस्था में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। आगे बात समझ में? लेकिन चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, गैस, तीनों ही क्या होते हैं? तो से बने होते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो कण होते हैं, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। जैसे आप मुझे बताओ, पेन जिन पार्टिकल से, जिन कणों से मिलकर बना होता है, क्या वो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो कि नहीं? वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरी बात क्या है दोस्तों, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कण, इनके बीच में कुछ गैप होता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, क्या कुछ गैप है? क्या कुछ गैप है? क्या यहां पर भी देखो, यहां पर भी गैप है, यहां पर भी गैप है, यहां पर भी दोस्तों क्या है? गैप है। हाँ, ठोस अवस्था में गैप कम है, लेकिन गैप होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरी बात समझ में आ गई। चौथी बात क्या है दोस्तों, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये जो कण होते हैं, वो कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ये अभी आपको रुके हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये गति करते रहते हैं, ये गति करते रहते हैं, ये गति करते रहते हैं। हाँ, ठोस अवस्था के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके कण जो होते हैं ना, वो काफी कम गति करते हैं। सबसे ज्यादा जो गति करते हैं वो गैसीय अवस्था के कण करते हैं। सर इसका कारण क्या है? एक चीज मुझे बताओ, जब आप लोग सॉलिड को हीट दोगे, गर्म करोगे, तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और गर्म करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो जब आप लोग हीट देते हो, हीट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। तो गैसीय अवस्था के
पास में सबसे ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि आपने ठोस को हीट दे के गैस में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, इस अवस्था में एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो एनर्जी अगर ज्यादा है तो जो पार्टिकल्स होंगे, जो कण होंगे, इधर उधर बहुत तेजी से भागेंगे। क्लियर है क्या? चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मतलब एक इंपॉर्टेंट नया फैक्ट, जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना पदार्थ के, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो कण होते हैं ना, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए दोस्तों, बस ये चीज ध्यान रखिएगा, ठोस के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स, उनके बीच में आकर्षण ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा भगते नहीं, ज्यादा गति नहीं करते हैं। गैसीय अवस्था में जो पार्टिकल्स के बीच का जो आकर्षण होता है वो काफी कम होता है, इसलिए कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है। आगे बात समझ में चलिए, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, आपने क्या करा, आपके पास में वाटर था, पानी था, है ना, आपके पास में क्या था, वाटर था, एक डब्बा था जिसके अंदर क्या था, पानी था। पानी में आपने क्या डाल दिया, इंक डाल दी, शाई डाल दी। तो क्या पानी का रंग, जैसे मान लो नीले रंग की शाई डाल दी, तो क्या पानी जो है वो नीले, ये मान लो लाल कलर की शाई डाल दी आपने, तो पानी क्या लाल रंग का हो जाएगा क्या? तो पानी एक पदार्थ था, जो आपने इसमें इंक डाली वो भी एक पदार्थ था। कुल मिला के आपने दो पदार्थों को मिला दिए क्या? अब दोस्तों, पानी में जब आपने इंक डाला, यानी मैं बोल दूं दो अलग अलग पदार्थों को आपने मिला दिया। बिल्कुल दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब भी दो अलग अलग पदार्थों को आप लोग मिलाते हैं, या मैं बोलूं जब दो अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स को आप मिलाते हैं, तो इनकी जो इंटरमिक्सिंग होती है ना, दो पदार्थों को की जब इंटरमिक्सिंग होती है ना, इसे आप लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं विसरण। देखो दोस्तों, डिफ्यूजन एक टर्म और होता है जो बायोलॉजी में आप पढ़ोगे, या आपने पढ़ लिया होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो, वो अलग है। ये केमिस्ट्री वाला डिफ्यूजन है। आगे बात समझ में? अगर मैं आपको बोलूं कि टेम्परेचर ज्यादा करने से डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट होगा या कम होगा, जैसे आपने क्या डाला, पानी में इंक डाली, तो पानी में इंक ज्यादा अच्छे से कब घुलेगी, जब पानी ठंडा हो या पानी गर्म हो। गर्म पानी में इंक अच्छे से घुल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, हीटिंग से जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो क्या होता है, फास्ट होता है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है, आरआरबी जेईई में, बताएंगे कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पदार्थ कणों से बना होता है क्या? सर बिल्कुल सही है। क्या पदार्थ के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता? सर ये गलत बात लिखी हुई है। मैंने आपको बताया था पदार्थ के कणों में आपस में आकर्षण होता है, सबसे ज्यादा होता है ठोस में, गैस में कम होता है। ये गलत बात है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव इन लिक्विड एंड गैस। तो दोस्तों, ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं, गति करते हैं। लिक्विड और गैस में काफी ज्यादा होती है गति। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर इज अ गैप आएगा इधर ना, देयर इज अ गैप। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, कुछ गैप होता है, कुछ रिक्त स्थान होता है,
ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आ जाइए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, जो पदार्थ होता है ना वो अलग अलग अवस्था में पाया जाता है। कुछ पदार्थ आपको ठोस अवस्था में मिलेगा, कभी तरल में, कुछ पदार्थ आपका गैसीय अवस्था में मिलता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पदार्थ की अलग अलग अवस्था की और उनमें क्या क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, ठोस अवस्था की। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठोस अवस्था में। तो दोस्तों ठोस अवस्था में अगर कोई होता है तो उसका शेप फिक्स होता है ना। अब ऐसा थोड़ी लकड़ी के टुकड़े को आपने किसी ग्लास में डाल दिया, ग्लास में डाल दिया इस टुकड़े को, तो इस टुकड़े का शेप बदल गया, ग्लास के जैसा हो गया। नहीं, इसका शेप वही रहेगा। तो दोस्तों तो ठोस अवस्था में जो शेप रहता है, शेप का मतलब आकार या आकृति जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। बात करें दोस्तों इसका वॉल्यूम और इसके आयतन के बारे में भी बताइए। जैसे मान लीजिए ये लकड़ी का टुकड़ा है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इससे आप लोग इसका वॉल्यूम निकाल लोगे। अब आपने इसको इसमें डाल दिया, ग्लास में डाल दिया, तो उसका वॉल्यूम उतना ही तो रहेगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उतनी है। तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब आपको मैंने बताया था, चाहे ठोस अवस्था में हो पदार्थ, चाहे तरल अवस्था में हो, चाहे गैसीय अवस्था में हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई सी भी अवस्था में हो, वो आपके छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं ना। तो ठोस अवस्था में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से काफी पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं आप लोगों के। और ये जो मोशन करते हैं ना, गति, वो काफी कम करते हैं। मतलब आप लोग बोल सकते हो फिक्स होता है पोजीशन में ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट फिक्स इन पोजीशन, ऑलमोस्ट। मतलब अगर आप लोग गैस और लिक्विड के कंपेयर में आप लोग देखो तो आपको फिक्स ही नजर आएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, बिल्कुल सर आ गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिक्विड स्टेट की, जिसे हिंदी में आप लोग तरल या द्रव अवस्था भी बोलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास में एक ऐसे प्याला सा है, इसके अंदर आपने पानी रखा है। पानी का शेप क्या है सर? इसका शेप वही है जो ग्लास का शेप है। अगर मैं इस पानी को किसी ऐसे ग्लास में रखूं तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? इस ग्लास के शेप जैसा हो जाएगा। यानी इनके जो शेप होती है ना वो फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड। आयतन की बात करें, जैसे मान लीजिए दोस्तों इस वाली ग्लास में जो पानी था वो था 1 लीटर। मैंने ये पानी सारा का सारा इसमें डाल दिया तो पानी 1 लीटर तो रहेगा। ऐसे रोटी इसमें डालते ही आधा लीटर हो गया या 1.5 लीटर हो गया। अरे मार्केट से आप जो दूध लेकर आए 1 लीटर, आपने मान लो एक बहुत बड़े बर्तन में निकाल लिया घर पे, तो जो 1 लीटर था वो 1 लीटर तो रहेगा। तो इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है, शेप नहीं रहती। बात करते हैं दोस्तों इनके पार्टिकल्स की, तो लूजली पैक्ड होता है, मतलब बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होते, एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास नहीं होते वो। ठीक है, थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं एंड कैन मूव अराउंड, यानी गति कर सकते हैं, गति
कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे बात समझ में चलिए। तीसरी हम लोग बात करते हैं गैसियस स्टेट की, जिसे आप बोलेंगे हिंदी में गैस अवस्था। दोस्तों गैस का कोई शेप ही नहीं होता फिक्स। जैसे इस कमरे में कोई गैस छोड़ दी तो पूरे कमरे में फैल जाएगी, कोई उसकी शेप ही नहीं है फिक्स। या कोई आपने डब्बे में डाल दी तो पूरे डब्बे में फैल जाएगी, तो उसका शेप फिक्स ही नहीं है जिसमें डालोगे उसका वो हो जाता है, उसका तो आकार नॉट फिक्स्ड। सिमिलरली इसका आयतन भी फिक्स नहीं है। जैसे थोड़ी सी गैस को आप यहां पर छोड़ोगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। जो इस कमरे का आयतन है पूरे में फैल जाएगी, उसका आयतन वही हो जाएगा जिस डब्बे में आपने डाला है। छोटे से बर्तन में डालोगे तो पूरे बर्तन में फैल जाएगी, यानी उसका आयतन क्या होगा, वो कहां कहां पर है, जहां तक पूरा बर्तन है, तो इसका आयतन भी फिक्स नहीं होता। दोस्तों यहां पर जो होते हैं इसके पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक होते हैं, बहुत लूजली पैक, फ्री टू मूव। कहां फ्री है वो मूव करने के लिए, कोई कहां भग जाएगा, कोई कहां भग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके गैप ज्यादा है तो उनके बीच में उतना आकर्षण भी नहीं होगा, कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है, ठीक है। तो ये तीन अवस्था के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग ये भी जानते होंगे दोस्तों, जब ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है, जब आप लोग उसको गर्म करते हो तो लिक्विड स्टेट में आता है, और गर्म करते हो तो गैसीय अवस्था में आता है। तो जब आप लोग गर्म करते हो यानी आप उनको हीट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो उसके पार्टिकल्स थोड़े भाग, उनके बीच का गैप बढ़ेगा, और दोगे थोड़ा सा और बढ़ेगा। आई बात समझ में दोस्तों? अगर आप लोग गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो और ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो एक अवस्था आपको मिलती है जिसका नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। आगे बात समझ में? सर प्लाज्मा और गैस में अंतर क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जैसे मान लो ये गैस के पार्टिकल्स है, आगे जाके टेंशन मत लो, इन्हें पार्टिकल्स को हम लोग एटम यानी परमाणु नाम देंगे, लेकिन अभी एटम, मॉलिक्यूल ऐसे कोई वर्ड यूज मत करो, ठीक है दोस्तों। जब आप लोग इसको बहुत ज्यादा हीट दोगे, जब बहुत ज्यादा आप लोग इनको उष्मा दोगे, एनर्जी दोगे ना, तो इस एटम से क्या निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं बाहर। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सर मुझे नहीं आ रहा समझ में इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूं वो आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे। बस ये चीज ध्यान रखो, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Na+ बनता है ना। और जब भी किसी पे कोई चार्ज होता है, आवेश होता है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। तो बस इतना सा ध्यान रखो, जब गैस को आप लोग बहुत ज्यादा हीट दोगे, बहुत ज्यादा गर्म करोगे, तो इनके जो पार्टिकल्स है, इनके जो कण है ना, उन पे चार्ज आ जाता है, कुछ आवेश आ जाता है। ऐसे पार्टिकल्स को बोलते हैं आयनाइज्ड पार्टिकल्स। क्या? आयनाइज्ड पार्टिकल्स यानी आयनीकृत कण, है ना। बस ये ध्यान रखो, हाल है ना। बाकी आयन होते क्या है हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का बोस आइंस्टीन, या इसको बोस आइंस्टीन
कंडेंसेट भी बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सर ये क्या होता है दोस्तों? तो किसी पदार्थ को इतना गर्म सॉरी इतना ठंडा किया जाए, इतना ठंडा किया जाए, इतना ठंडा किया जाए, जैसे देखो मान लो गैस के पार्टिकल्स हैं, जब इनको ठंडा करोगे इनकी एनर्जी निकाल रहे हो तो ये थोड़े पास पास में आ जाएंगे, क्योंकि गति कर इंद्र है, कोई भाग इंद्र है। और ठंडा करोगे तो और पास पास में आ जाएंगे, ठोस अवस्था में आ जाएंगे दोस्तों। और ठंडा करोगे दोस्तों, इसके पार्टिकल्स है ना एक ही जगह आ जाएंगे सारे, कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा, कोई गति ही नहीं कर रहा। उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हालांकि आप लोगों को जो पढ़नी है, ये तो खैर एनसीईआरटी ने ये अब तो हटा दिया है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हटा दिया है। आपको तो केवल क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इन तीन अवस्था से आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों जो बेसिक है इनका आप लोग ध्यान रखिए। दोस्तों आपने देखा होगा, आप लोग सोचेंगे सर मैं ठोस अवस्था, तरल अवस्था, गैसीय अवस्था में तो बहुत देखता हूं पदार्थ को, प्लाज्मा वाली स्टेट में बताओ ना कोई एग्जांपल। आपने देखा होगा दोस्तों जो साइन बोर्ड्स होते हैं, सर साइन बोर्ड्स क्या होते हैं? अरे आप लोग किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, वो अपना ऐड वगैरह करते हैं ना, वो एक लाइट लगी होती है, वो चमकती है, अलग ही ग्लो करती है, अपना कैफे का नाम लिख देंगे, रेस्टोरेंट का नाम लिख देंगे, और अलग ही चमकता, ब्लू ऐसे ऑरेंज कलर का होता है ना, वाइट कलर का होता है। तो उसमें क्या भरा होता है? उसमें प्लाज्मा ही भरी होती है, यानी बहुत हाई टेम्परेचर की गैस जो प्लाज्मा अवस्था में कन्वर्ट हो गई वो आप लोगों के भरी जाती है। और जब आप करंट देते हो ना तो इसके अंदर क्या है? आयनाइज्ड पार्टिकल है, आवेशित कण है, ऐसे समझो। तो वो क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करते हैं जब उस पे करंट की कांटेक्ट में आते हैं वो, ठीक है। आज चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन देखो बन रहा है कि आपसे, किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? हालांकि अभी आप जानते नहीं हो एटम और मॉलिक्यूल क्या है। आपको मैं बता दूं, पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा ना, उन्हें ही आगे चल के हम एटम और मॉलिक्यूल नाम देंगे। अभी तो बस आप ये समझो, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो आकर्षण बल है, किसके अणुओं के बीच में या किसके कणों के बीच में सबसे ज्यादा होगा? ठोस अवस्था में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए बताएंगे ठोस के कणों के बारे में क्या सही है। बताओ दोस्तों, उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा है, उनके बीच में क्या गैप है? क्या बहुत कम है? ये गलत हो गया। वो पार्टिकल्स बहुत कम मूवमेंट करता है, ऐसे नहीं रैंडमली कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है। दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन नहीं, दे हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन। इसको भी हटाओ। तो दे आर अरेंज इन सिस्टमेटिक मैनर, बहुत पास पास में वो आप लोगों की, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सर मैं क्या ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है उसको मैं तरल अवस्था में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, गर्म कर दो, हीट कर दो। तो सर इस
प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइए। चलिए दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास में मान लो कोई ठोस अवस्था है, मैंने इसको गर्म करके, आप मेरे को मान लो तरल अवस्था मिल गई, या तरल अवस्था है इसको मैंने गर्म किया, गैसेज अवस्था मिल गई, या गैस को जब मैंने ठंडा किया मेरे को लिक्विड मिल गया, लिक्विड को और ठंडा मिल गया करा मेरे को ठोस मिल गया। तो दोस्तों अलग अलग क्या हो सकती है, आपकी प्रोसेस हो सकती हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इनिशियल स्टेट यानी प्रारंभिक अवस्था, और यहां पर लिख रहा हूं फाइनल स्टेट। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, अगर कोई सॉलिड, अगर कोई ठोस, ध्यान रखेंगे लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और ये लिक्विड में कन्वर्ट कब होता है, जब किसी सॉलिड को आप लोग हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, और अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग यानी गलन। आगे बात समझ में, ठीक है दोस्तों। कोई लिक्विड है, कोई तरल है, आपने इसको हीट दिया, अच्छा सॉरी, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड को हीट दिया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड है, लिक्विड से आपने हीट निकाल लिया, इसको ठंडा करा, आपने कूलिंग करी, शीतलन करा, तो लिक्विड वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। दोस्तों इस प्रोसेस को आप लोग बोलेंगे फ्रीजिंग यानी हिमीकरण। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अगर कोई लिक्विड है, जब आप लोग इसको हीट देंगे, जब आप लोग उसको उष्मा देंगे तो क्या वो गैस में कन्वर्ट होगा क्या, बिल्कुल। तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने वाला जो प्रोसेस है इसे आप लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन दोस्तों इसी से मिलता जुलता टर्म है इवेपरेशन। बहुत जनों को लगता है वेपराइजेशन और इवेपरेशन दोनों सेम है, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि दोनों में ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है। क्या डिफरेंस है आगे भी पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो वेपराइजेशन क्या है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। दोस्तों आप जब गैस लिक्विड को हीट दे रहे हो तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जब गैस से हीट निकाल लोगे, गैस को जब ठंडा कर दोगे तो क्या आप लोगों को लिक्विड मिलेगा क्या, गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलेंगे, और ये प्रोसेस कैसे होगा, शीतलन द्वारा, इसको ठंडा करके होगा। तो इस प्रोसेस को आप लोग बोलेंगे कंडेंसेशन यानी संघनन। आ गई बात समझ में, आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कई बार क्या होता है दोस्तों, जो ठोस है, सॉलिड है, आप लोग गर्म कर रहे हो, तो सॉलिड को जब आप लोग गर्म करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर सॉलिड कोई गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। सर एग्जाम्पल बताएंगे, कपूर इसका एग्जाम्पल हो गया, हालांकि अभी मैं लिखवाऊंगा भी, वैसे मैं बताता हूं। जैसे कपूर है, आपने पूजा की थाली में कभी कपूर यूज किया होगा, जब जलाते हो तो क्या मेल्ट होकर थाली में आ जाता है कि नहीं, वो गैस बन के उड़ जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा था कौन कौन से पदार्थ है जिनमें सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन हो सकता है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगली स्लाइड पे लिखवाऊंगा, अभी पहले एक एक प्रोसेस समझो। नेक्स्ट दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम गैस को जब ठंडा करते हैं ना, तो कायदे से वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन कई बार गैस सीधे ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड फेस में आए
हुए इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं डिपोजिशन यानी निक्षेपण। सर इसका एग्जांपल बताएं। देखो जैसे आपने देखा होगा, देखो एयर में क्या क्या होता है, कौन कौन सी गैस होती है? सर ऑक्सीजन भी है, और बताओ। ऑक्सीजन गैस भी है, और बताएंगे। सर नाइट्रोजन गैस भी है। सिमिलरली क्या वाटर वेपर भी होती है क्या? जल वाष्प भी होती है क्या? बिल्कुल। तो होता क्या है, सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा जो फसलें वगैरह होती है ना, उसमें से बर्फ से जम जाती है, जिसको बोलते हैं पाली पड़ गई, पाली। तो होता क्या है, जो वो गैस है ना, वाटर वेपर गैसी अवस्था में तो है, तो वो गैस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? ठोस में, बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं डिपोजिशन यानी निक्षेपण। और दोस्तों जब ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो आप वो देखते होंगे ओस वगैरह पड़ना। वो क्या है, जो इस एयर में जो वाटर वेपर है, जल वाष्प है, वो ठंडा होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। अगर किसी गैस को आप लोग गर्म करोगे, हीट दोगे, तो इसके पार्टिकल्स पे चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है, आयनाइज हो जाते हैं। तो इस अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा। तो गैस का प्लाज्मा में कन्वर्जन कहलाता है आयनाइजेशन। और जस्ट इसका उल्टा, अगर प्लाज्मा गैस में कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डी आयनाइजेशन। ठीक है, देखो कितनी प्यारी, कितनी बेहतरीन टेबल मैंने आप लोगों को बताई है। दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन कौन से पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है, यानी किसको गर्म करने पर सीधे गैस में कन्वर्ट हो सकता है? एग्जांपल ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले कपूर एक फेमस एग्जांपल है। दूसरा है दोस्तों ड्राई आइस। सर ड्राई आइस किसको बोलते हैं? आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में आपने सुना होगा। जब इसको ठंडा करोगे तो टेक्निकली लिक्विड बनना चाहिए, और ठंडा करोगे तो फिर सॉलिड बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस गैस को जब हम लोग ठंडा करते हैं ना, तो सीधे ही ये गैस में कन्वर्ट हो जाती है, सीधे ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जब सॉलिड स्टेट में आती है ना, ऐसी नजर आती है आपको, ऐसे नजर आती है। इसे ही हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, जब हम लोग इसको गर्म करेंगे ना, तो गर्म होने पर क्या होता है, ये मेल्ट नहीं होता, ये सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखो आपने गरम गरम तवे पे रख दिया, देखो सीधे गैस बन रही है। कहीं पर मेल्ट होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये भी एक इसी का ही उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेफ्थलीन। सर नेफ्थलीन भी इसी का एक उदाहरण है। एक आप लोगों का आयोडीन, आयोडीन को भी जब गर्म करोगे सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक होता है अमोनियम क्लोराइड, है ना, इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, NH4Cl। ये भी एक पदार्थ है जो कि ठोस अवस्था में जब आप लोग गर्म करोगे सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक है एंथ्रासीन। ठीक है, आ जाओ। अब सर हमने देखा कि टेम्परेचर में चेंज करके हम लोग अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं ना। अभी मैंने भी आपको बताया। हाँ,
लेकिन क्या और भी तरीका है क्या अवस्था में परिवर्तन करने का? बिल्कुल दोस्तों, प्रेशर में चेंज करके भी हम लोग अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो प्रेशर में चेंज करने से क्या परिवर्तन आता है, आइए मैं आपको बताता हूं। चलो मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, छोटी सी एक चीज बताओ। ये बात तो आप लोग जानते होंगे, या ये बात तो आप मेरे साथ एग्री कर रहे होंगे क्या, कि सर गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, लिक्विड में पास पास, सॉलिड में और भी पास। सॉलिड को जब हीट देते हो तो उनके पार्टिकल्स के पास में एनर्जी आती है, फिर थोड़े दूर दूर होते हैं, यानी लिक्विड में आ जाते हैं। और हीट दोगे यानी पार्टिकल और दूर दूर होंगे, यानी गैस में आ जाएंगे। दोस्तों अब इसका उल्टा समझो, जैसे गैस है, अगर मैं इसको दबाऊं, प्रेशर लगाऊं, इसका प्रेशर बढ़ाऊं, तो क्या ये पार्टिकल पास पास में आएंगे क्या, यानी लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। सिमिलरली मैंने और प्रेशर लगाया, तो और पास पास में आ जाएंगे, नहीं ठोस अवस्था में आ जाएंगे। जस्ट उल्टा समझो, सॉलिड में मान लो प्रेशर कम किया इसका, तो पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होंगे, लिक्विड स्टेट में आएंगे, और प्रेशर कम किया, दूर दूर होंगे, गैसीय अवस्था में आएंगे। यानी प्रेशर में चेंज करके भी अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे आप लोग यहां पर देखो, जैसे ये कोई सिलेंडर था, इसके बीच में पार्टिकल्स काफी दूर दूर थे, जब मैं ऊपर से दबा रहा हूं, पार्टिकल्स के बीच में गैप कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। तो होता क्या है, एक्चुअली में हम बोलते हैं ना कि यार पदार्थ ये ठोस अवस्था में, तरल अवस्था में, गैस अवस्था में, बेसिकली अंतर क्या है उनमें, कणों के बीच की दूरी अंतर है। कहीं पर कणों के बीच की दूरी का अंतर ज्यादा है, कहीं पर कम है, दूरी का अंतर ज्यादा का मतलब गैप ज्यादा, तो गैप ज्यादा वो गैस अवस्था है, जहां पर कम है वो ठोस अवस्था है। क्लियर है क्या? तो ध्यान रखेंगे, जब मैं इधर लिख देता हूं सीधा, जो कि प्रेशर अगर आप लोग इंक्रीज करोगे, ठीक है, जैसे मैं बोल दूं गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? प्रेशर बढ़ा के। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? प्रेशर बढ़ा के। जस्ट इसका उल्टा, लिक्विड को आप लोग गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्रेशर आप लोगों को कम करना पड़ेगा। क्लियर है? आ जाइए, अब बात कर रहे थे हम लोग इवेपोरेशन प्रोसेस की। दोस्तों अभी ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए, कुल मिला के गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की कंडीशन क्या है? ऑप्शन दिया गया था हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एक दिया गया था हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, एक दिया गया था लो टेम्परेचर लो प्रेशर, एक दिया गया था लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। बताओ क्या आंसर होगा? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो गैस के पार्टिकल्स तो काफी दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स काफी पास पास होते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर
पहले तो इनसे हीट लो, टेम्परेचर कम करो जिससे एनर्जी कम आए, जिससे पास पास में आए, यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। साथ में से प्रेशर बढ़ाओ जिससे ये क्या कर आए, पास पास में आए। तो प्रेशर होना चाहिए हाई, टेम्परेचर होना चाहिए लो। आगे बात समझ में, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ठीक है, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, इवेपोरेशन क्या होता है। दोस्तों आपने वेपराइजेशन क्या पढ़ा, जब भी किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। एक्चुअली में दोस्तों जैसे पानी है, पानी को गर्म करते क्या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, वो नहीं सर, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 20, 25, 27, 80, 90, 100। जैसे इसका टेम्परेचर 100 पहुंचेगा, जिसे हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं सर, वो उबलना स्टार्ट होगा और फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। बात क्लियर है क्या दोस्तों? कई बार लिक्विड क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट यानी जो क्वथनांक उसका 100 डिग्री सेल्सियस जैसे उससे कम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, इसको हिंदी देखोगे, इसकी भी हिंदी आपको वाष्पीकरण लिखी जाती है। इवेपोरेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के नीचे ही किसी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना। सर एग्जांपल बताओ, जैसे आप लोग मुझे एक चीज बताइए, ये समुद्र की हीट से क्या समुद्र का पानी वाष्प बन के उड़ जाता है क्या? तो आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, क्या इस यहां का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है, क्या उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया था कि नहीं? उससे पहले उठ गया ना। इस प्रोसेस को बोलेंगे इवेपोरेशन। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा हुआ क्यों? देखो दोस्तों, जो समुद्र होता है ना, ये मान लो समुद्र है, तो इसके ऊपर सन की एनर्जी पड़ रही है, तो ये जो समुद्र की सरफेस के जो पार्टिकल्स है ना, इनको सबसे पहले एनर्जी मिलती है। नीचे वाले के पास वो तो जैसे इनको एनर्जी मिलती है, सारी एनर्जी वो लेके ऊपर उड़ जाता है। क्लियर है क्या? तो वो जो एनर्जी ओवरऑल पूरा पानी गर्म करना चाहिए था, पानी का टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए था, वो एनर्जी ऊपर वाले पार्टिकल लेके उड़ गए। आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है, चले आ जाओ। अब बात करते हैं कि सर इवेपोरेशन प्रोसेस को कौन से फैक्टर, कौन से कारक है जो प्रभाव डालते हैं। जैसे आप लोग मुझे बताइए, आपने कपड़े धोए, आप छत पे जाके रख देते हो, तो सुबह से शाम तक रखोगे तो कपड़े सूख जाते हैं क्या? गर्मी के दिनों में तो एक घंटे में सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़े का पानी वाष्प बन के उड़ गया। लेकिन दोस्तों पानी क्या ऊपर आपकी छत पे तापमान कितनी भी गर्मी हो, क्या 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? खींच के मान लो 45, 50 मान लो, और खींच के बता रहा हूं, वो भी बहुत उसमें।
लेकिन फिर भी जो पानी है वो कैसे उड़ गया? तो मैंने आपको बताया, अगर कोई लिक्विड, कोई पानी अगर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो सर वहां पर भी इवेपोरेशन हो रहा है। अब इवेपोरेशन प्रोसेस जो होता है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है, मुझे बताइए, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, एक तो जो कपड़े आपने धोए उसको ऐसे ऐसे चिपका चिपका के रख के आ गए, वो जल्दी सूखेंगे या जब फैला के, जैसे आपका हैंकी है, रुमाल है आपका, हैंकी है ना, हैंकी आपने धोया, एक तो छत पे जाके ऐसे 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 करके रख के आ गए, वो जल्दी सूखेगा? इसको फैला के रखोगे तब जल्दी सूखेगा? सर फैला के रखूंगा जल्दी सूखेगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब ज्यादा सनलाइट कांटेक्ट में आएगी, ज्यादा पानी वाष्प में कन्वर्ट होगा, पहली चीज। तो इवेपोरेशन प्रोसेस सरफेस एरिया के साथ में ज्यादा होता है। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन प्रोसेस तेज होगा या धीरे होगा? सर अगर टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होगा। तो बेसिक चीज है। तीसरी चीज है दोस्तों, विंड की स्पीड ज्यादा होगी तब ज्यादा होगा या कम होगा? विंड की स्पीड, ऊपर जो हवा चल रही है वो बहुत तेज चल रही है, तब ज्यादा होगा या कम होगा इवेपोरेशन प्रोसेस? तो सर विंड जब चलती है, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई कपड़ा था, इसमें पानी था जो कि वाष्प बन के ऊपर जा रहा है। कहां पर जा रहा है? एयर में जा रहा है। अब दोस्तों एयर जो होगी, विंड होगी, उसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी तो यहां की एयर आगे चल जाएगी, पिछली वाली एयर आगे आएगी। अब उसके पास में तो पानी था नहीं, तो ये क्या मिलेगा उसको? ये जो पानी की मतलब ये जो वाष्प मिलेगी वो उसको ले लेगा, फिर एयर आगे जाती जाएगी और वाष्प को लेते हुए जाती जाएगी। मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होगा। क्वेश्चन, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई, उमस ज्यादा हुई, आर्द्रता ज्यादा हुई, तब क्या होगा? सर ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? एयर में वाटर वेपर, जल वाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा होना। तो अगर एयर में ऑलरेडी जल वाष्प है तो वो और वाष्प ले पाएगी क्या? नहीं ले पाएगी, कपड़े नहीं सूखेंगे, इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा? बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, तो सरफेस एरिया यानी सतह क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो सरफेस एरिया ज्यादा, तो फास्टर दी इवेपोरेशन, वाष्पीकरण क्या होगा? उतना ही तेज होगा। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर, तापमान से क्या? सर टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन प्रोसेस ज्यादा या फास्ट। हाइयर टेम्परेचर इंक्रीजेस इवेपोरेशन। बताओ, उच्च तापमान वाष्पीकरण को बढ़ाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दोस्तों, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के बारे में आपका क्या कहना है? सर ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी ना तो इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो होगा, और ह्यूमिडिटी अगर कम होगी, लोअर ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। चौथा दोस्तों, विंड स्पीड, हवा की स्पीड, तो इवेपोरेशन प्रोसेस इंक्रीज होता है। इंक्रीज विंड स्पीड हेल्प कैरी अवे दी इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि देखो विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी तो वो जो ऊपर वाष्प बन के आए ना वो जल्दी जल्दी आगे जाते रहेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है? मजा आया? क्या बात है सर, हमको मजा आ गया। चलिए आइए अब दोस्तों, अब बात करते हैं मैटर कितने
प्रकार के होते हैं। आप लोग बोलोगे सर 3 प्रकार के होते हैं ना, या तो ठोस अवस्था, तरल अवस्था, गैस अवस्था। नहीं, ये तो आपने उनकी ये तो आपने उनकी फिजिकल स्टेट के आधार पर बताया। उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर बताया कि ये ठोस है, ये तरल है, ये गैस है। आई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? दोस्तों हम बात कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, उनका रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण का मतलब क्या? उनके अंदर की केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, अंदर कौन सा, किसको खाने से मर जाएंगे, किसको खाने से जिंदा हो जाएंगे। सर नहीं आया समझ? अरे यार दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, आप मार्केट में गए, जूस पिया, जूस हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, इसका मतलब ये थोड़ी हर लिक्विड अच्छा है, कोई जहर नहीं पिला दे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वो लिक्विड, ठोस, ये तो आपने एक वो बताया, फिजिकल देख के बताया। अंदर उनके क्या गुण है, इस आधार पे मैटर को हम लोगों को क्लासिफाई करना पड़ेगा ना। तो जो मैटर होता है ना, पदार्थ, वो 2 टाइप होते हैं मैटर के, है ना। बेसिकली हम लोग क्या करना जा रहे हैं, रासायनिक वर्गीकरण करने जा रहे हैं। रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, आ गई बात समझ में? केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैटर आप लोगों के 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ, और एक जिसमें मिलावट हो, मिक्सचर। ठीक है सर, शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो आप लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हो, क्या अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हो, इसलिए नहीं समझ में आता। आइए मैं आपको बताता हूं। आप तो बस ये ध्यान रखो, जितने भी एलिमेंट, जितने भी तत्व होते हैं वो, और जितने भी कंपाउंड होते हैं वो, ये दोनों ही आपके शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। सर मुझे तो यही नहीं पता एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो कहां से पता होगा? अभी तो आप पहली क्लास से केमिस्ट्री की, कहां से पता पड़ेगा? आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो दोस्तों, एलिमेंट यानी तत्व आप लोग किसको बोलते हैं, जो किसी से मिलके नहीं बनते, या जिनको और सिंपली नहीं तोड़ सकते आप लोग। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में जो भी देखते हो ना, 118, वो सारे के सारे तत्व हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड, आयरन, सब इसी में आते हैं। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, कंपाउंड किसको बोलते हैं? कंपाउंड हम लोग किसको बोलते हैं? जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलके बने हो। मैंने क्या बोला? जो 2 या 2 से, या तो ऐसे समझो, जो एटलीस्ट 2, जिसमें 2 टाइप के एलिमेंट हो, जिसमें 2 प्रकार के तत्व हो। जैसे अमोनिया, क्या इसमें 2 प्रकार के तत्व हैं क्या? हाँ, एक तो नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 प्रकार के तत्व हो गए ना। तो कंपाउंड किसको बोलते हो? जिसमें 2 प्रकार के तत्व हो, या जो कम से कम 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर
बना हो। दूसरी बात क्या है, जो केमिकली कंबाइंड हो, यहां पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ना, ऐसा थोड़ी हाथ से पकड़ के हाइड्रोजन अलग कर दोगे, नाइट्रोजन अलग कर दोगे, नहीं। तो कंपाउंड किसको बोलते हैं, जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने हो, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, जिनके बीच में कुछ केमिकल बॉन्ड हो। और इसकी एक डेफिनेशन, मतलब एक और चीज है पहचानने का, तीसरा, कि जिनका केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट हो, रासायनिक संगठन नियत हो। सर इसका मतलब क्या है, केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? अमोनिया, चाहे आप लोग ऑस्ट्रेलिया में चल जाओ, भारत में चल जाओ, कहीं पर भी चल जाओ, क्या हमेशा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो 1:3 रहेगा क्या? बिल्कुल। दोस्तों क्या ये भी कंपाउंड है क्या? बिल्कुल। H2O पानी भी एक कंपाउंड है, यौगिक है, ठीक है, क्योंकि यहां पर दो तत्व से मिलकर बना हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और रेशियो फिक्स रहेगा 2:1। क्लियर है क्या? और बताओ, और बताओ। सोडियम क्लोराइड, एक ट्रिक बताऊं, कंपाउंड किसको बोलेंगे? जिसका फॉर्मूला लिख सकते हो, जिसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो ना, वो कंपाउंड है। क्योंकि फॉर्मूला आप लोग लिख रहे हो तो आपको एग्जैक्ट पता है कि ये कितने, जैसे वाटर का आपने लिख दिया तो एग्जैक्टली आपको पता है ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। बात क्लियर है? आई बात समझ में? जैसे मैं बोलूं हल्दी में थोड़ी सी चीनी मिला दी, क्या वो कंपाउंड है क्या? क्या फॉर्मूला लिख सकते हो कि हल्दी प्लस चीनी का? और क्या कोई फिक्स रेशियो है क्या कि 100 ग्राम हल्दी में 5 ग्राम ही चीनी मिलेगी? नहीं सर। बताओ। ठीक है, आ जाओ। दोस्तों मिक्सचर आप लोग किसको बोलते हैं? देखो, इन कंपाउंड को भी आगे दो पार्ट में बांटते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे वो, तो अभी कंफ्यूज मत करो, सिंपल ध्यान रखो कंपाउंड क्या होता है। दोस्तों मिक्सचर क्या होता है? जिनका कोई फिक्स रेशियो ना हो। जैसे हल्दी में चीनी मिला दिया, ये क्या है? एक मिक्सचर है। कोई फिक्स है क्या 100 ग्राम हल्दी में 5 ग्राम ही चीनी मिलेगी, 100 ग्राम हल्दी में 10 ग्राम ही चीनी मिलेगी? और साथ में इनके बीच में कोई बॉन्ड थोड़ी बन गए, हल्दी और चीनी में कोई बॉन्ड बन गए। छान के चीनी और हल्दी को अलग कर सकते हो। आपने पानी में डाल दिया पत्थर, ये क्या है दोस्तों? ये भी एक मिक्सचर है। कोई फिक्स रेशियो थोड़ी है 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम में पत्थर डालेंगे, नहीं। दूसरी बात, आप पानी को अलग भी कर सकते हो। तो मिक्सचर आप लोग किसको बोलते हो? जो केमिकली कंबाइंड ना हो, जिनको फिजिकली अलग किया जा सकता है, जैसे छान के कर दिया या अलग अलग तरीके से उनको अलग कर सकते हैं आप लोग, और कोई फिक्स रेशियो ना हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दूं, पानी में मैंने क्या मिलाया? नमक मिलाया, तो ये भी एक क्या है? पानी में नमक मिलाया, ये भी एक मिक्सचर है। दोस्तों एक एग्जांपल मान लो, मैंने पानी में मिला दी मिट्टी, ये भी क्या है? मिक्सचर का ही एग्जांपल है। आगे बात समझ में आई? बात समझ में?
एक चीज मुझे बताएंगे, जैसे मान लीजिए ये आपने एक गिलास पानी लिया और एक गिलास पानी आपने और लिया, इसमें डाल दिया नमक। दोस्तों नमक जब आप लोग अच्छे से घोल दोगे तो चाहे आप लोग यहां का मिक्सचर देखो, यहां का देखो, यहां का देखो, यहां का देखो, सब एक जैसा दिखेगा ना आपको। इसको बोलते हैं आप लोग होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण। आई बात समझ में? जबकि जब पानी में आप लोग मिट्टी डालोगे तो आप लोग देखोगे जो मिट्टी है कुछ समय के बाद में बैठ जाती है, नीचे आ जाती है। यहां पर मिट्टी कम नजर आएगी, यहां पर ज्यादा। तो आप लोग बोलोगे कि सर यहां वाला मिक्सचर और यहां वाला मिक्सचर एक जैसा नजर नहीं आ रहा। तो मिक्सचर आपके दो टाइप के होते हैं दोस्तों। एक होता है आप लोगों का क्या, होमोजीनियस समांगी मिश्रण, और एक होता है हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी। होमोजीनियस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पानी में आपने नमक डाल दो या पानी में चीनी डाल दो दोस्तों, अच्छे से घुल जाती है आपके, ठीक है। जैसे पानी में नमक डाल रहे हो तो पानी क्या हुआ आपका, एक सॉल्वेंट हुआ, एक विलायक हुआ, जिसमें घोलते हो उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, विलायक, या जो अधिक मात्रा में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसको घोलते हो या जो जनरली कम मात्रा में होता है उसे बोलते हैं सॉल्यूट यानी विलेय। और दोस्तों सॉल्यूट को जब मिला दोगे सॉल्वेंट में तो जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। आई बात समझ में, विलयन आ गई, ठीक है। आगे बात समझ में। अब दोस्तों होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है ना, इससे ही एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, सॉल्यूशन नाम से, या बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन, सच्चा विलयन या सत्य विलयन, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी आपके दो टाइप के होते हैं। जैसे आपने पानी में क्या डाला, मिट्टी डाली, पानी में मिट्टी डाली दोस्तों, मिट्टी क्या आप अपनी आंखों से देख सकते हो क्या, मिट्टी अपनी आंखों से देख सकते हो क्या, दिख जाती है ना। तो अगर पार्टिकल काफी बड़े बड़े हैं, एक तो ये हो सकता है, एक हो सकता है दोस्तों जैसे मिल्क है ना, दूध, दूध कैसा एक मिक्सचर है, दूध एक मिक्सचर है कि हाँ सर ये पानी प्लस फैट प्लस प्रोटीन बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। तो जब मिल्क को जब आप लोग देखोगे ना, मिल्क को जब आप लोग देखोगे, मिल्क को, तो यहां वाला सब एक जैसा नजर आएगा, तो आपको लगेगा ये होमोजीनियस है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो आपको लगेगा ये सब जगह एक जैसा नहीं है। तो कुल मिला के हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों सर? क्योंकि दोस्तों मिल्क में वाटर प्लस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बहुत सारी चीजों का मिक्सचर, जो फैट होता है ना यहां पर बीच में अटक जाता है, अटक जाता है, मतलब समझ रहे हो। हालांकि बहुत छोटा साइज होता है उन पार्टिकल्स का, इसलिए दिखता नहीं है। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर भी दो टाइप के होता है। अगर
आपको आंखों से दिख रहे हैं बीच के पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं तो उसको बोलेंगे आप लोग सस्पेंशन, लटके रहते हैं बीच में। और अगर आंखों से नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को, थोड़े छोटे हैं, उसके लिए वर्ड यूज करता है कोलोइड। ठीक है, कोलोइड होता है और एक सस्पेंशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आ गया, चले आगे आ जाओ। जैसे ही देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक इनमें से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? जितने भी आपके तत्व और जितने भी यौगिक होते हैं उनको आप लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। तो बताओ इनमें शुद्ध पदार्थ कौन है? मीथेन का फॉर्मूला होता है ये। मीथेन एक कंपाउंड है, यौगिक है, दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक फिक्स रेशियो होता है। आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए तो कंपाउंड है, तो अगर ये कंपाउंड है तो एक प्योर सब्सटेंस हुआ। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, दिक्कत तो आपको आएगी कि सर मेरे को कोलोइड और सस्पेंशन में डिफरेंस नहीं समझ में आया। मतलब मुझे होमोजीनियस समझ में आ गया, समांगी मिश्रण क्या है। जैसे आपने पानी में सर कोई नमक वगैरह डाला, अच्छे से घुल गया, ठीक है। और सर पानी में मिट्टी डाली, अच्छे से नहीं घुल पा रही, अच्छे से घुल नहीं पा रही, यहाँ का मिक्सचर अलग नजर आ रहा है, यहाँ का अलग, तो इसको बोलेंगे हम लोग हेटेरोजीनियस। एक्चुअली में और हेटेरोजीनियस भी दो टाइप का है, एक कोलोइड और एक सस्पेंशन। तो अगर मैं तीनों में डिफरेंस बताऊं, किसमें? होमोजेनियस मिक्सचर में, समांगी मिश्रण में, जिसे आप लोग ट्रू सॉल्यूशन सत्य विलयन के नाम से भी जानते हैं, एक कोलोइड में और एक सस्पेंशन में। तो तीनों में अंतर क्या है दोस्तों? जो मतलब ये तो आप इसके तो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, जैसे मान लो आपने पानी में जब नमक घोल दिया, अच्छे से घुल गया, यहां का आपको एक जगह नजर एक जैसा क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अंदर जो पार्टिकल इतने छोटे आपको दिख ही नहीं रहे, मतलब आपको सब जगह एक जैसे दिख रहा है। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो काफी छोटे होते हैं। पार्टिकल का साइज 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से भी कम होता है, इनका जो डायमीटर होता है। कोलोइड में थोड़े से बड़े होते हैं, 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 थोड़े से बड़े होते हैं, और सस्पेंशन में और भी बड़े होते हैं। आगे बात समझ में? सर नहीं, मुझे तो और बताओ डिफरेंस। ठीक है, आ जाओ बताते हैं। तो इन तीनों में आपको और डिफरेंस बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं पहले दोस्तों, पार्टिकल के साइज की बात करी जाए, है ना, पार्टिकल के साइज की बात करी जाए तो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो साइज काफी कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है? दोस्तों मैं आपसे एक, ये देखो, ये वाली जो स्लाइड है ना, इसमें पार्टिकल का जो साइज है ना, वो सही नहीं दिया हुआ है ना, ये सही नहीं दिया, ये वाला सही नहीं दिया है। बस आप ये ध्यान रखो, ट्रू में सबसे कम पार्टिकल के साइज होते हैं, इसमें थोड़े ज्यादा, इसमें ज्यादा। पार्टिकल का साइज मैं लिख रहा हूं आपको, है ना, देखो इसमें होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, तो एक नैनोमीटर से भी कम के साइज के पार्टिकल होते हैं इसमें। कोलोइड में थोड़े ज्यादा होते हैं, 1 से 1000 नैनोमीटर, यहां पर 1000 नैनोमीटर से अधिक। क्लियर है क्या? बात करते हैं विजिबिलिटी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है, जैसे पानी में आपने नमक डाला, दोस्तों क्या नमक के पार्टिकल आपको अपनी आंखों से दिख जाते हैं
क्या? नहीं। तो वो इतने छोटे होते हैं कि नॉट विजिबल टू दी नेकेड आई, नंगी आंखों से नहीं देख सकते आप। स्पेशल कुछ चश्मा पहन के कुछ माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो, ऐसे नहीं देख सकते। दोस्तों कोलोइड भी एक प्रकार का मिक्सचर है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो थोड़े बड़े होते हैं इससे, लेकिन उसको भी आप लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं ना। आप लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बात करें दोस्तों सस्पेंशन, जैसे पानी में जब मिट्टी मिलाते हो, मिट्टी दिख जाती है कि आंखों से दिख जाती है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं, मिट्टी का साइज काफी बड़ा है पार्टिकल्स का, तो दे आर विजिबल टू द नेकेड आई, नग्न आंखों से आप लोग देख सकते हो। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जैसे पानी में जब आप नमक मिलाते हो तो क्या कुछ समय के बाद में जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं क्या? नीचे जम जाते हैं क्या? नहीं सर। तो पार्टिकल्स स्टेबल है, स्थिर है, डू नॉट सेटल, नीचे नहीं जमते हैं। सिमिलरली कोलोइड जो होते हैं ना उसके पार्टिकल छोटे छोटे हैं, आपको यहीं पर मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि नीचे जाके आ जाते हैं, इनके भी स्टेबल होते हैं, डू नॉट सेटल। लेकिन मिट्टी में आप लोग देखोगे मिट्टी के स्टेबल नहीं है। जैसे ऊपर के देखोगे वहां पर मिट्टी काफी कम नजर आ रही है, यहां पर ज्यादा नजर आ रही है। पार्टिकल नीचे की ओर भाग रहे हैं, ठीक है। तो अनस्टेबल है, पार्टिकल सेटल ऑन स्टैंडिंग, मतलब जमने लगते हैं, नीचे की ओर भागते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? चले, बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करते हैं सर टिंडल इफेक्ट। सर टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो मैं भी आगे बताऊंगा, बस ये ध्यान रखेंगे अभी के लिए टिंडल इफेक्ट आपको सॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर कोलोइड में देखने को मिलेगा, सस्पेंशन में काफी कम देखने को मिलता है। सर टिंडल इफेक्ट होता क्या है अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। देखिए जैसे पानी में नमक घुल गया, क्या फिल्टर करके मतलब आप छान रहे हो उसको तो क्या नमक अलग हो जाएगा क्या? दोस्तों ये जो सॉल्यूशन है दैट कैन नॉट बी फिल्टर्ड, इसको फिल्टर कर नहीं सकते। कोलोइड की अगर हम लोग बात करें, इसके पार्टिकल इतने छोटे कि नॉर्मल फिल्टर पेपर से ये अलग नहीं कर सकता। आप कुछ एडवांस कुछ मशीन लगा दी तो आप कर दोगे। सस्पेंशन में इजीली फिल्टर हो जाएंगे। जैसे मान लो पानी में आपने मिट्टी वगैरह डाला है तो एक अच्छे उससे मिट्टी अलग हो सकती है, मतलब इतने बड़े साइज नहीं होते उसके। और आप सोच रहे हो कि सर मैंने कोशिश करी थी, मिट्टी के पार्टिकल्स आ गए, तो दोस्तों आ गए तो इसका मतलब जो आपने यूज कर रहे हो ना उसके छेद काफी बड़े हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सॉल्ट इन वाटर, इसका एग्जांपल हो जाएगा पानी में कीचड़ डाल दो, पानी में रेत डाल दो। इसका एग्जांपल सर बताओ कोलोइड का मिल्क। मिल्क भी दोस्तों एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जैसा कि मैं समझा रहा हूं आपको। जब माइक्रोस्कोप से देखोगे ना मिल्क सब जगह एक जैसा नहीं होता, होमोजेनियस नहीं, हेट्रोजीनियस है। और हेट्रोजीनियस में भी कैसा है? कोलोइड है। क्यों? क्योंकि उसके जो बीच बीच के फैट इनके पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे मान लो मिल्क है क्या? एक मिक्सचर ही तो है, पानी प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस फैट प्लस विटामिन प्लस मिनरल। तो इसके जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं ना बीच बीच में होते हैं वो आपको, ठीक है। तो ये एक कोलोइड है। सिमिलरली फॉग भी
कोलोइड है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, पहले मैं आपको टिंडल इफेक्ट बताता हूं। सर टिंडल इफेक्ट क्या है? दोस्तों मान लीजिए ये कोई मीडियम है, कोई माध्यम है, ये कोई मीडियम है, हो सकता है एयर हो, यहां पर पानी हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता। दोस्तों ये मान लेते हैं मीडियम के पार्टिकल्स है, जैसे एयर होगी तो एयर के पार्टिकल्स होंगे, पानी हो गया तो पानी के पार्टिकल्स होंगे। मान लीजिए मैं यहां से कोई लाइट एंटर कर रही है, तो क्या लाइट इससे टकराए जाएगी क्या? ये लाइट को बोल देगा तू इधर जा या इधर जा, मतलब फैला देगा, स्कैटरिंग कर देगा। क्लियर है? तो प्यारे दोस्तों टिंडल इफेक्ट क्या है? जब भी कोई मीडियम, जब भी कोई मिक्सचर या जब भी कोई मीडियम में से लाइट ट्रेवल करती है तो उसके पार्टिकल्स अगर लाइट को स्कैटर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं, इसी प्रभाव को टिंडल इफेक्ट। सर नहीं आया समझ में? आओ एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन लिया, पानी प्लस नमक का, हमने यहां पर टॉर्च डाला। दोस्तों आप देख लेना, घर पे करके देखना, आपको रास्ता नजर ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो इतने छोटे हैं कि वो उसको स्कैटर कर ही नहीं पा रहे। मतलब अगर मान लो पार्टिकल्स बड़ा होता तो जब इस पे प्रकाश आता वो उसको फैलाता, यहां पर भी फैलाता, यहां हमारे पास भी आता ना, हमको यहां से प्रकाश आता हुआ नजर आता तो ये रास्ता दिखता ना हमको, लाइट दिखती है, यहां पर लाइट दिखती है। बताओ। दूसरी बात दोस्तों, सस्पेंशन और कोलोइड में क्या होता है? दोस्तों जैसे कोलोइड की अगर हम लोग बात करें, जैसे मिल्क एक एग्जांपल है, तो उसमें जब आप लोग डालोगे ना प्रकाश, तो प्रकाश का रास्ता दिखेगा। क्यों? क्योंकि सर उसके जो पार्टिकल्स है ना वो थोड़े बड़े हैं, तो जब इन पे प्रकाश किरण आएगी ना तो उसको फैलाएंगे, हमारे पास भी भेजेंगे, तो हमारे पास में जब प्रकाश यहां से आएगा तो हमको दिखेगा ना, या फिर प्रकाश दिखेगा नहीं दिखेगा? क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है सर, आपने मेरे को एक चीज बताई थी, क्या सर आपने बताया था कि कोलोइड इफेक्ट है ना, कोलोइड में तो सॉरी टिंडल इफेक्ट कोलोइड में तो शो होता है, सस्पेंशन में कम क्यों शो होता है? जबकि सस्पेंशन में तो पार्टिकल बड़े बड़े हैं सर, ज्यादा स्कैटर करेंगे। दोस्तों ये जो इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट, केवल पार्टिकल के साइज पे डिपेंड नहीं करता। हाँ मानते हैं जो जिसका पार्टिकल ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ज्यादा स्कैटरिंग करेगा, लेकिन और भी वो होता है कि उसमें कितना अच्छे से वो घुला हुआ है, डिस्पर्जन मतलब कितना अच्छे से, समझ रहे हो बात को? आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए आ जाओ। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि दोस्तों कोलोइड भी
अलग अलग टाइप के होते हैं। सर कैसे होते हैं अलग अलग टाइप, आप समझाओ। जैसे कोई कोलोइड ऐसा होता है लिक्विड में, लिक्विड बनके बनता है, जैसे वो मिल्क क्या है, वो वाटर प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस फैट, इनका मिक्सचर है ना, ये सारे लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो अगर लिक्विड में लिक्विड घुलेगा तो जो मिक्सचर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इमल्शन। यानी पायस, है ना। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, आइए इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कोलोइड हम लोग समझते हैं। जैसा कि देखो कोलोइड अलग अलग टाइप से बन सकता है। आप लिक्विड में लिक्विड मिला के भी एक ऐसा मिक्सचर बन सकता है, एक ऐसा कोलोइड बन सकता है। लिक्विड में सॉलिड मिला दोगे तो ये अलग प्रकार का मिक्सचर है ना। तो इन कोलोइड के अलग अलग नाम दिए गए हैं, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग दो चीज लिख रहे हैं यहां पर। एक तो डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस किसको बोल रहे हो, किसको घोल रहे हो, और एक है डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम, किस में घोल रहे हो। जैसे अगर आप लोग किसी लिक्विड में सॉलिड डाल रहे हो तो यहां पर जो लिक्विड है वो हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम, और डाल किस कर रहे हो, सॉलिड को। घुलने कौन वाला है, सॉलिड, तो वो हो जाएगा आप लोगों का डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। तो देखिए ऐसा कोलोइड जहां पर डिस्पर्जन मीडियम तो गैस हो और ये लिक्विड हो, डिस्पर्स्ड फेस, यानी जब गैस में लिक्विड आप लोग मिलाते हो तो जो कोलोइड बनता है इसका नाम है एरोसोल। इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉग, कोहरा वगैरह आपने देखा है आप लोगों ने, फॉग, स्मोक, सुना स्मोक, फॉग सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा। तो सर्दियों के दिनों में जो आप लोग फॉग देखते हो वो एक्चुअली में होता क्या है, जो एयर है उसमें बहुत सारी क्या हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स मिल जाती है, यानी एयर बहुत सारी गैस का मिक्सचर है, तो गैस में लिक्विड मिल गया ना, तो फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये सभी इसी के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जब गैस में सॉलिड मिलाओगे तो इससे भी ये भी जो कोलोइड बनेगा इसे बोलेंगे एरोसोल। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसे आप लोग लिक्विड एरोसोल बोल सकते हो, इसे आप लोग सॉलिड एरोसोल बोल सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्मोक, धुआं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो आपकी गाड़ियों से जो वेस्ट निकलता है वो क्या है, बेसिकली एक एरोसोल ही है, सॉलिड एरोसोल ही है। कैसे, क्योंकि वो एक तो जो पेट्रोल वगैरह जला, डीजल वगैरह जला, उससे कुछ गैसेस मिली होगी, साथ में दोस्तों बहुत छोटे छोटे आप लोगों के अनबर्न्ट फ्यूल के पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे स्मोक में क्या होता है, धुआं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। या जो कोल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो ढंग से जले नहीं हैं, तो बेसिकली गैस में सॉलिड का एक मिक्सचर है। लिक्विड में जब गैस मिलाओगे तो ये जो आप लोगों का बनेगा इसे हम लोग बोलेंगे फॉर्म। शेविंग क्रीम इसका एग्जांपल है, क्योंकि शेविंग क्रीम बनता कैसे है, ये दोस्तों एक लिक्विड होता है, उसमें
गैस डाल के बनाई जाती है आप लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड में लिक्विड जब मिलाते हो तो ये जो बनता है इसे बोलते हैं इमल्शन, हिंदी में इसे पायस भी बोलते हैं। जैसे मिल्क इसका एग्जाम्पल है, ठीक है सर। कैसे एग्जाम्पल है? मिल्क बेसिकली वाटर प्लस फैट, फैट होता नहीं होता मिल्क में, तो वाटर फैट बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है। तो लिक्विड में लिक्विड, ये सारे लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जब आप लोग लिक्विड यानी तरल में जब आप लोग सॉलिड मिलाओगे तो ये जो बनेगा इसे आप लोग बोलेंगे सॉल्व। बस सीधे नाम याद रख लो आप लोग। जब सॉलिड में गैस मिलाओगे तो बनेगा फोम, है ना। जब सॉलिड में लिक्विड मिलाते हो तो ये जो बनता है इसे आप लोग बोलते हैं जेल, और जब सॉलिड में सॉलिड मिलाते हो तो इसे आप लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्व, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, बहुत ज्यादा नहीं पूछते, बस आप लोग तो ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा कोलोइड कैसे बनता है। लिक्विड में लिक्विड मिला के बनता है, या लिक्विड में सॉलिड, या सॉलिड में सॉलिड, या सॉलिड में लिक्विड। आई बात समझ में? ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो मिक्सचर है इसको सेपरेट करने के क्या मेथड है। जैसे मान लीजिए किसी ने पानी में मिट्टी मिला दिया तो उसको सेपरेट कर सकते हैं क्या? एक मिक्सचर ही तो है। या मान लो हल्दी में किसी ने चीनी मिला दी तो क्या इसको अलग कर सकते हो क्या? हल्दी को अलग, चीनी को अलग? क्या इसके कुछ मेथड है क्या हमारे पास में? या कुछ और मान लीजिए पानी में कुछ और मिला हुआ है ना, कोई भी मतलब मिक्सचर जिनसे मिलके बना हुआ है, क्या उनको सेपरेट कर सकते हो? बिल्कुल दोस्तों, उनको सेपरेट करने की हमारे पास में अलग अलग विधि है। जैसे एक होता है आप लोगों का सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, एक डिस्टिलेशन आसवन विधि, एक होता है क्रोमेटोग्राफी, एक होता है इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, एक होता है आप लोगों का क्रिस्टलाइजेशन, एक होता है सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन, अवसादन व निस्तारण, एक होता है आप लोगों का फिल्ट्रेशन, और एक होता है आप लोगों का सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, बात आई समझ में। अब बताइए, देखिए सबसे पहले बात करते हैं सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन प्रक्रिया क्या है, आप लोग सभी को पता है। ठोस अगर सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है सब्लिमेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास में मिट्टी है और मिट्टी में किसी ने मिला दिया कपूर। अब मैं बोल रहा हूं कपूर को और मिट्टी को अलग करो, तो आप लोग क्या कर दोगे? इसको सीधे गर्म कर दोगे। तो बहुत जने बोलेंगे ऐसा मत करो, कपूर मेल्ट होके मिट्टी में मिल जाएगा। आपको पता है कपूर ठोस अवस्था से सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कपूर गैस बन के क्या हो जाएगा? ऊपर उड़ जाएगा। बात क्लियर है क्या? फिर इसको आप लोग गैस को ठंडा कर लेना। जब गैस को ठंडा करोगे तो वो क्या सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है क्या? बहुत ठंडा करोगे तो बिल्कुल, तो कपूर अलग मिल गया, इधर मिल गई रेत। क्लियर? लेकिन ये वाला प्रक्रिया आप लोग कब इस्तेमाल कर सकते हो? जिन भी मिक्सचर जिस भी पदार्थ से मिलके बना हुआ है उसमें से कोई एक जो हो जिसमें सब्लिमेशन हो सकता हो, तभी तो ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सब्लिमेशन ये है। जैसे कपूर को आप लोगों को सेपरेट करना है कहीं से, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से सेपरेट करना है, आयोडीन को सेपरेट करना है, नेफ्लिन को कहीं से करना है, तो आप लोग ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सीधे ही ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है दोस्तों डिस्टिलेशन मेथड, आसवन विधि। ध्यान
रखिएगा, डिस्टिलेशन मेथड कब अप्लाई करोगे सर? दो लिक्विड यानी दो तरल को अलग करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है सर? उनके बॉइलिंग पॉइंट यानी उनके क्वथनांक में कुछ अंतर होना चाहिए। जैसे मान लो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, एक दूसरा कोई लिक्विड लिया मैंने एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 58 डिग्री के आसपास, तो इनके क्वथनांक में अंतर है ना, तो अगर इन दोनों का मिक्सचर है तो इस मेथड से आप लोग अलग कर सकते हो। देखिए मेथड भी आप लोगों का दो टाइप का होता है, एक सिंपल डिस्टिलेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं सरल आसवन विधि, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसे बोलते हैं प्रभाजी आसवन। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंस है। तो आप लोग बोलेंगे सर सिंपल डिस्टिलेशन मेथड कहां पर लगाना है? अगर किन्हीं दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन लगाएंगे, अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन लगाएंगे। सर जैसे एग्जांपल बताएं, जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, वाटर और एसीटोन का मिक्सचर है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, एसीटोन का दोस्तों होता है आप लोगों का लगभग 56.5 डिग्री। तो क्या इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफी अंतर है? बिल्कुल, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर है। कितना अंतर हो गया? 40 से भी ज्यादा का हो गया। तो ठीक है, तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन मेथड सरल आसवन विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। सर इस मेथड में होता क्या है, आइए इसका पूरा सेटअप समझिए। देखो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्या है, एक फ्लास्क है, कांच का एक फ्लास्क है, इसमें डाल दिया आपने मिक्सचर एसीटोन और वाटर का। नीचे से क्या करोगे, गर्म करोगे। जैसे गर्म करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? बिल्कुल 20 से 22, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 50, 70, 50, 52, 54, 55, 56.5 होते ही जो एसीटोन है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा, ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो वेपर है वो आप लोगों की इधर जाएगी और जब इसके चारों ठंडा पानी आप लोग पास करोगे तो वेपर जब ठंडी होगी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर आपको मिल जाएगा एसीटोन और यहां पर रह जाएगा आप लोगों का पानी। दोस्तों अगर किन्हीं दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम है, मान लो एक का 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, एक 45 पे हो जाता है, तो डिफरेंस काफी कम है ना, तो वहां पर आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करोगे। सर वहां पर क्या अंतर? सब सेम है, बस एक क्या है, यहां पर आप लोगों ने क्या लगा दिया, देखो देखो यहां पर और यहां पर कुछ अंतर दिखेगा। यहां पर एक बेसिकली क्या है, कॉलम लगा दिया आपने, कॉलम लगा दिया, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। कॉलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे बीम के नीचे बड़े बड़े कॉलम लगते हैं ना, तो कॉलम को कॉलम ही बोलेंगे, ठीक है। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसका एक नाम दे दिया। सर इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जैसे ये मान लो कांच की बहुत सारी गोलियां है, कांच की, ग्लास की, ठीक है। तो क्या होगा,
जब कोई दो लिक्विड आपने डाला, जैसे ही किसी का बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है वो सीधे वेपर बन के ऊपर उड़ेगा। तो जैसे जैसे कांच से आप लोगों का टकराएगा ना, ज्यादा सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो ज्यादा जल्दी वो हीट लूज करेगा, मतलब ज्यादा जल्दी क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा वो, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला लिक्विड कभी भी वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहले वाले को जो वेपर में कन्वर्ट हो गया उसको तुरंत गैस में कन्वर्ट करना है, सॉरी तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर भी आपको यहां से गुजारा जाता है जिसके चारों ठंडा पानी पास होता है, तो वेपर क्या होती है, गैस हीट रिलीज करती है और यहां पर आप लोगों का लिक्विड आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये अंतर है। चलिए नेक्स्ट मेथड दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी मेथड। ये मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए आप मार्केट, आप अलग अलग कलर के पेन यूज करते हो, आपने कोई कलर का पेन यूज करा, उस स्याही से आपने क्या बना दिया, पेपर पे एक डॉट बना दिया। एक्चुअली में आपको लग रहा होगा ये केवल रेड कलर है। दोस्तों कोई भी कलर हो ना, बहुत सारे कलर से मिलकर बना होता है। तो जो डाई इंक जो आप यूज करते हो वो बहुत सारे कलर से मिलकर बनी होती है। अगर इसको सेपरेट करना है तो यहां पर आप लोग क्रोमेटोग्राफी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों क्रोमेटोग्राफी मेथड क्या है, जैसे मान लो ये 6-7 कलर से मिलकर बना हुआ है। एक एग्जांपल मान लो, काला, हरा, कुछ भी मान लो एक। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे कलर की सॉल्युबिलिटी एक जैसी होगी, सारे पानी में समान प्रकार से घुलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो यार इनकी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी जिनकी होती है ना, तो हम लोग उनको आसानी से अलग कर सकते हैं इस मेथड से, क्रोमेटोग्राफी से। जैसे मैंने क्या करा, एक पेपर लिया, पेपर पे मैंने क्या करा, इंक का स्पॉट बना दिया। एक इंक से, उस स्याही से मैंने गोला बना दिया। अब इस पेपर को मैं उतार रहा हूं कहां पर, पानी में। दोस्तों जो पानी होगा इस पेपर के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर चलेगा। आप देखना, कभी नोटिस करना, ऊपर वाला कागज भी गीला सा हो जाएगा, जबकि केवल ये वाला पार्टी कांटेक्ट में आया है। तो पानी जब ऊपर चलेगा ना, तो कुछ मान लो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है ये सारे कलर, तो कुछ होगा जो पानी में अच्छे से घुल नहीं पाएगा, कुछ अच्छे से घुल जाएगा। तो सबकी सॉल्युबिलिटी की डिफरेंस होने की वजह से सारे अलग अलग हो जाएंगे। इसी मेथड को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड। आई बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है इवेपरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे बोलते हैं? इवेपरेशन, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना। तो जैसे मान लो आपका समुद्री पानी है, समुद्री पानी मतलब उस पानी में बहुत सारा नमक है, तो आप लोगों को क्या करना है, उस पानी में से नमक को अलग करना है। तो आप लोग क्या करो, उसको गर्म करो। तो पानी जो होगा ना दोस्तों, वाष्प बन के उठ जाएगा, नमक वहां पर रह जाएगा, क्योंकि नमक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ये तुरंत सौ डिग्री सेल्सियस पे ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, नीचे आपका क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा, पानी आपको ऊपर उड़ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर? तो द्रव के वाष्पीकरण के बाद में नीचे रह जाएगा आप लोगों का नमक वगैरह। जैसे एग्जांपल क्या है, सॉल्ट वाटर से, समुद्री पानी से जब आप लोगों को सॉल्ट अलग करना है, इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट मेथड है
क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसके क्रिस्टल बन सकते हैं ना, वहां पर ये मेथड अप्लाई करेंगे। क्रिस्टल बनने का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको बोलूं पानी कौन सी अवस्था में मिलता है? सर तरल अवस्था में मिलता है। वैसे ही दोस्तों कुछ सॉलिड होते हैं, वो एक अलग ही शेप में होते हैं, बिल्कुल चमकीले चमकीले, उसको बोलते हैं क्रिस्टल। जैसे आपने देखा होगा चीनी सॉरी जैसे चीनी आपने देखो, वो चीनी के बहुत छोटे छोटे क्यूब है ना, छोटे छोटे क्यूब, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे क्रिस्टल्स, इसको बोल सकते हो। जैसे नमक है, नमक के देखो छोटे छोटे दाने होते हैं कि बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल जैसे चमकीले से, ठीक है। तो क्रिस्टल किसके किसके बन सकते हैं? देखो वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स बन सकते हैं, जिप्सम के क्रिस्टल बन सकते हैं, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल बन सकते हैं, जिसे हम लोग नमक बोलते हैं, है ना। बहुत सारे पदार्थों के क्रिस्टल बन सकते हैं। आगे बात करेंगे जैसे जैसे केमिस्ट्री में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो पानी में आपके पास में क्या है? पानी में नमक है, तो इसको इस वाले मेथड से भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो NaCl है उसके क्रिस्टल बन सकते हैं। तो सर हम लोग क्या करेंगे? तो एक कंटेनर लेना, उसमें क्या होगा? पानी और नमक का मिक्सचर होगा, ठीक है। आपने क्या करना? अंदर एक धागा डालना, एक धागा डालना, और इस पानी को, ये जो मिक्सचर है, इसको गर्म करना। तो दोस्तों इसके जो क्रिस्टल होंगे ना, इसमें जो नमक होंगे, नमक क्या हो जाएगा? चलो आप ऐसे समझो, आपने क्या करा? ये मिक्सचर आपके पास में, इसको क्या कर रहे हो आप लोग? गर्म कर रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया? यहां पर एक धागा अंदर छोड़ दिया, धागा छोड़ दिया। गर्म करके आप छोड़ दो दोस्तों। कुछ समय बाद में 8-10 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, जब इस धागे को आप लोग बाहर निकालोगे ना, तो बताऊं क्या होगा? इस पे नमक के सारे क्रिस्टल जो होंगे ना, वो चिपक जाएंगे। चिपक जाएंगे, इस पे दाने दाने चिपक जाएंगे। वो जो दाने दाने इसके चिपके हुए ना, वो सारा क्या है? नमक है। तो ये वो एक मेथड है। चले आगे। आज नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। अलग से एक बना दिया, कुछ भी नहीं है, साधारण डेली लाइफ में यूज करते हैं। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, आपके पास में क्या है? पानी है, पानी में किसी ने पत्थर मिला दिया। मैं बोलूं पत्थर को अलग करो, पानी को अलग करो, तो आप क्या करोगे? पत्थर नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर का जो पार्ट है, पानी है, उसको अलग कर लो, और जो नीचे बैठा हुआ वो अपने आप अलग हो गया। आ गई बात समझ में? तो देखिए दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझो। जो डिसेंटेशन है ना, निस्तारण, ये प्रक्रिया क्या है? सेपरेटिंग द लाइट लिक्विड बाय टिल्टिंग एंड ड्रेनिंग अवर पोर इट इनटू अनदर वेसल। मतलब जो हल्का पार्ट है, जैसे पानी, और इसमें दोस्तों लाइट की रुको, जैसे पानी में और पत्थर में हल्का कौन है? पत्थर भारी है, नीचे बैठ गया, पानी हल्का ऊपर है, तो पानी को अलग कर लो। जैसे यहां पर पानी में कुछ डाल दिया था आपने, कुछ मिट्टी वगैरह, तो जो मिट्टी तो नीचे बैठ गई,
इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग सेडिमेंटेशन। और ये जो हल्का पार्ट है पानी है उसको अलग कर लो, इस प्रोसेस को बोल देंगे डिसेंटेशन। ये भी कोई मेथड है क्या यार, पढ़ने की जरूरत है क्या? चलो आ जाओ। नेक्स्ट आप लोगों का फिल्ट्रेशन पढ़ने की जरूरत है क्या दोस्तों? अगर कोई लिक्विड में कोई बड़े बड़े आप लोगों के पार्ट हो तो आप लोग क्या करो, उसको एक फिल्टर पेपर से पास करो, फिल्टर पेपर से कर लो। या किसी और फिल्टर, अच्छे वाले फिल्टर से कर लो, तो उसमें क्या होंगे, जो बड़े बड़े पार्टिकल है वहां पर रह जाएगा, बाकी का आपका नीचे हो जाएगा। अरे यार घर में आप लोग क्या चाय बनाते हो नहीं बनाते हो? जब चाय छानते हो तो चाय की जो पत्तियां है वो आपके झर में रह जाती है ना, जिससे आप छान रहे हो, और बाकी का आपका लिक्विड वो नीचे आ जाएगा। बताओ ठीक है? या गंदा पानी है, पानी में कुछ आ गया कचरा वगैरह, तो उसको छान लो, कचरा वगैरह ऊपर रह जाएगा, आपका पानी अलग निकल जाएगा। बताओ क्या है दोस्तों? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है? देखो दोस्तों, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, सर मैंने तो फिजिक्स पढ़ी नहीं, मैं तो केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूं, कोई बात नहीं। जैसे मान लो आपके हाथ में एक धागा है, धागे से आपने एक पत्थर बांध दिया, और इसको क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में से घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो। दोस्तों अगर ये टूट गई रस्सी मान लो, तो पत्थर कहां पर जाएगा? सर ये बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे बाहर की ओर एक फोर्स लगता है। तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उस पे बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसे आप लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। और इसका मान कितना होता है? mv²/r। r क्या है? किस रेडियस के सर्किल में घूम रहा है? m क्या है इसका द्रव्यमान, v क्या है इसका वेग कितना था। तो अगर कोई द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, वो ज्यादा दूर तक जाएगा। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक हल्की चीज है, एक भारी चीज है। तो इसको बहुत तेज घुमाओ तो जो भारी चीज होगी ना वो कहां पर आ जाएगी? कहां पर आ जाएगी? सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे आ जाएगी। हल्की वाली चीज यहां पर रह जाएगी। अब जैसे आप लोग बंद करोगे तो भारी वाली चीज तुरंत नीचे बैठ जाएगी, हल्की वाली चीज ऊपर आ जाएगी। आगे बात समझ में? ठीक है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे आप लोग कभी ब्लड को टेस्ट करवाते हो तो क्या करते हैं, आपके ब्लड को सैंपल को लेते हो, उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं। तो इस दौरान क्या होगा, जो भारी वाली चीज होगी जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो तो सर्कमफ्रेंस पे आ जाएगी, हल्की वाली चीज बीच में होगी। जैसे आप लोग हिलाना बंद करोगे तो ब्लड में बहुत सारी चीज होती है, प्लाज्मा भी होती है, ब्लड की सेल्स भी होती है। प्लाज्मा आपका हल्का है, लिक्विड पार्ट होता है, तो प्लाज्मा तो फिर अल्टीमेटली ऊपर आ जाएगा, बाकी फिर ब्लड सेल्स कहां पर आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। आगे बात समझ में? आप लोगों को दोस्तों दूध से क्रीम को अलग करनी है, दूध से क्रीम को अलग करना है, तो दूध को बहुत तेजी से आप
आप लोग घुमाइए तो इसका जो क्रीम वगैरह है वो हल्की है, वो बीच में रहेगी, दूध भारी रहेगा, आउटर सर्कमफ्रेंस पे रहेगा। जैसे मिलाना आप लोग छोड़ोगे दूध तो बैठ जाएगा नीचे, क्रीम आ जाएगा आप लोगों का ऊपर। आगे बात समझ में चलिए, है ना। तो ये आप लोगों का मेथड था दोस्तों। ये रहा हमारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। आई होप आपने एंजॉय करा होगा दोस्तों। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, प्लीज रिवीजन करिए। आप लोग सोच रहे हो यार सर ने इतना बढ़िया पढ़ा दिया, सारी चीज कर दी, अब मैं बाद में देख लूंगा वीडियो। नहीं, जैसे जैसे क्लास होती जा रही है आप लोग ढंग से पढ़ो, रिवाइज करो, आपका हर एक क्वेश्चन सही होगा। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से पढ़ाई करो। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को डल जाएगी, इसका टेस्ट भी डल जाएगा, बस अच्छे से तैयारी करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।